तो दोस्तों फाइनली एलियो, जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये रिलीज हो चुकी है हमारे नज़दीकी सिनेमाघरों में और 2D 3D और हिंदी इंग्लिश सभी में अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके रिव्यू, फैक्ट, डिटेल अपडेट, प्री प्रोडक्शन, डीजे, कास्टिंग के बारे में पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप में से कितने लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो मैं आगे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एलियो 2025 की अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्माण वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो ने किया है। मैरलिन शराफियान, डोमी शी और एड्रियन मोलिना बी द्वारा निर्देशित और जूलिया चो, मार्क हैमर और माइक जोन्स द्वारा लिखित, शराफियान, शी, मोलिना और चो की कहानी पर आधारित इस फिल्म में योनास किब्रेब, जो सल्दाना, रेमी एडगरली, ब्रैंडन मून, ब्रैड गैरेट और जमीला जमील की आवाजें हैं। यह एलियो सोलिस किब्रेब नाम के एक 11 वर्षीय लड़के का अनुसरण करता है जो संपर्क बनाने के लिए एलियंस द्वारा कम्युनिवर्स में भेजे जाने के बाद गलती से ग्रह पृथ्वी का अंतरिक्ष राजदूत बन जाता है। उसे विलक्षण एलियन जीवन रूपों के साथ नए बंधन बनाने होंगे। एलियो की कल्पना मोलिना ने बचपन और सामाजिक अलगाव की कहानी के रूप में की थी और यह एक सैन्य अड्डे पर पलेबड़े होने और अंततः कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में उनके नामांकन से प्रेरित थी। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2022 में की गई, जिसमें मोलिना निर्देशन के लिए जुड़ेंगे। बाद में मोलिना ने कोको 2029 पर काम करने के लिए परियोजना छोड़ दी और अगस्त 2024 में यह घोषणा की गई कि शी और शराफियान उन्हें मुख्य निर्देशक के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रोडक्शन टीम ने स्पेस सेटिंग कम्युनिवर्स का रूप बनाने के लिए कॉलेज प्रोजेक्ट नामक एक प्रक्रिया तैयार की। पिक्सर के नए लूना लाइटिंग टूलसेट ने टीम को लाइटिंग और फिल्म के समग्र सौंदर्यशास्त्र को अधिक तेजी से परिभाषित करने की अनुमति दी, जिसे एक आभासी एनामॉर्फिक लेंस का उपयोग करके शूट किया गया था। एलियो का प्रीमियर 10 जून 2025 को हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स में एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 20 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है। कथानक: अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद युवा एलियो सोलिस अपनी मौसी ओल्गा के साथ रहता है, जो वायुसेना में मेजर है और जिसने अपने भतीजे की परवरिश के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने की अपनी आकांक्षाओं को त्याग दिया। एलियो वॉयेजर एक अंतरिक्ष यान के एक बंद प्रदर्शनी में भटक जाता है, जहां वह बाहरी अंतरिक्ष में अन्य जीवन की खोज के विचार से अचंभित हो जाता है। सालों बाद एलियो चाहता है कि एलियंस उसका अपहरण कर लें। हर दिन वह समुद्र तट पर लेटा हुआ इंतजार करता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। एक रात 2 गुंडे, ब्रायस और कैलेब, उसके हैम रेडियो से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे लड़ाई होती है और उसकी बाईं आंख में चोट लग जाती है। इससे एलियो को 2 हफ्तों तक अपनी आंख पर पट्टी बांधनी पड़ती है। ओल्गा के कार्यस्थल पर एलियो एक आपातकालीन बैठक में घुस जाता है, जहां षड्यंत्र सिद्धांतकार गुंथर मेलमैक दावा करता है कि उसे वॉयेजर को जवाब देने वाले एलियंस के सबूत मिले हैं और सुझाव देता है कि वे वापस संदेश भेजें, लेकिन ओल्गा और उसके सहयोगियों द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। एलियो अपना संदेश भेजने के लिए मेलमैक के डिवाइस का उपयोग करता है, जिससे सैन्य अड्डे पर बिजली गुल हो जाती है, जिससे ओल्गा को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। एलियो की हरकतों से नाराज होकर ओल्गा उसे एक युवा शिविर में भेजने का फैसला करती है, जिससे वह डरता है, क्योंकि ब्रायस और कैलेब भी वहां है। शिविर में एक रात एलियो ब्रायस, कैलेब और 2 अन्य गुंडों से बच निकलता है, क्योंकि वे उसे डराने की कोशिश करते हैं। सैन्य अड्डे पर वापस ओल्गा को एलियो के जवाब में अजीब बाहरी अंतरिक्ष संदेश मिलते हैं। जैसे ही एलियो को पीटा जाता है, एक एलियन जहाज आता है और उसका अपहरण कर लेता है। अंतरिक्ष यान के अंदर वह एक तरल सुपरकंप्यूटर से मिलता है और कम्युनिवर्स में उसका स्वागत किया जाता है, जहां एलियन अपनी दुनिया से ज्ञान साझा करते हैं।
अन्य राजदूत गलती से उसे पृथ्वी के राजदूत के लिए उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, यह सोचकर कि उसने वोयेजर अंतरिक्ष यान बनाया है। इससे पहले कि एलियो स्पष्ट कर पाता, वे लॉर्ड ग्रिगॉन के साथ एक आपातकालीन बैठक में भाग लेते हैं, एक अस्वीकृत सरदार जो कम्युनिवर्स को बलपूर्वक लेने की धमकी देता है। राजदूत एलियो को पृथ्वी पर वापस लाने की योजना बनाते हैं, लेकिन वह राजदूत के रूप में तत्काल शामिल होने के लिए ग्रिगॉन के साथ बातचीत करना चुनता है। ओ एलियो का एक क्लोन बनाता है ताकि वह पृथ्वी पर उसकी जगह ले सके। पिछली लड़ाई के बारे में सुनने के बाद ओल्गा अन्य एलियो को शिविर से घर ले आती है। इस बीच एलियो ग्रिगॉन से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन अनजाने में उसे गुस्सा दिलाने के बाद उसे कैद कर लिया जाता है। भागने की कोशिश करते समय वह ग्रिगॉन के बेटे ग्लॉर्डन से मिलता है और उसे ग्रिगॉन को कम्युनिवर्स से अकेले छोड़ने के लिए सौदेबाजी करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वे कम्युनिवर्स में वापस जाते हैं और ग्रिगॉन ग्लॉर्डन की सुरक्षित वापसी के बदले में उन्हें शांति से छोड़ने के लिए सहमत होता है। एलियो और ग्लॉर्डन एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। एलियो अकेला महसूस करता है और अपनी चाची द्वारा गलत समझा जाता है, जबकि ग्लॉर्डन अपने पिता की तरह युद्ध मशीन बनने का विरोध करता है। एलियो उन्हें साथ रखने के लिए क्लोनिंग की योजना बनाता है। वह असली ग्लॉर्डन को एस्केप शटल पर रखता है और ग्रिगॉन को नकली शटल देता है। ग्रिगॉन स्विच को नोटिस करता है और उन्हें खोजने के लिए क्वेस्टा की माइंड रीडिंग शक्तियों का उपयोग करता है। ग्रिगॉन अपने बेटे को खोजने के लिए सेना भेजता है, जबकि क्वेस्टा एलियो के धोखे से दुखी होकर ग्रिगॉन से बचने के लिए उसे घर वापस भेज देता है। इस बीच ग्लॉर्डन गलती से शटल को सक्रिय कर देता है, जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। घर वापस आकर एलियो तबाह हो जाता है, लेकिन जल्द ही अपनी चाची को समुद्र तट पर अन्य एलियो के साथ उसे ढूंढते हुए देखता है, जिस पर उसे पहले से ही संदेह है कि वह असली एलियो नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि अन्य एलियो की बाईं आंख उसके पैच के नीचे गायब है। सुलह के बाद वे सैन्य अड्डे की ओर बढ़ते हैं, जहां एलियो की शटल को रखा गया है। सेना का ध्यान भटकाने के लिए अन्य एलियो द्वारा खुद को बलिदान करने के बाद एलियो और ओल्गा शटल में ग्लॉर्डन को मरते हुए देखने के लिए बेस में घुस जाते हैं। वे इसे कम्युनिवर्स में वापस ले जाते हैं। अंतरिक्ष मलबे से बचने के लिए ब्रायस और मेलमैक को मदद के लिए बुलाते हैं। कम्युनिवर्स पहुंचकर वे ग्लॉर्डन को उसके पिता के पास लौटा देते हैं, जो उसे लपेटने के लिए उसका सूट फाड़ देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ग्रिगॉन अपने बेटे और राजदूतों से माफी मांगता है और एलियो का राजदूत के रूप में स्वागत किया जाता है। एलियो यह कहने से मना कर देता है कि पृथ्वी उसका घर है और अलविदा कहता है। क्वेस्टा उसे याद दिलाता है कि वह कभी अकेला नहीं होता है और फिर उसे और ओल्गा को घर भेज देता है, जहां एलियो हैम रेडियो के जरिए ग्लॉर्डन से संपर्क करना जारी रखता है। आवाज कास्ट योनास किब्रेब के रूप में एलियो सोलिस, एक 11 वर्षीय लड़का जिसकी बाईं आंख घायल है, जिसे एलियंस द्वारा गलती से पृथ्वी के राजदूत के रूप में पहचाना जाता है। 5 अन्य एलियो सोलिस, एलियो का एक क्लोन ओल्गा सोलिस के रूप में जो सल्दाना, एलियो की चाची जो एक वायुसेना प्रमुख है। 5 सोलिस को मूल रूप से एलियो की मां के रूप में लिखा गया था और अमेरिका फेरेरा द्वारा आवाज दी जाने वाली थी। 6 हालांकि क्योंकि निर्देशक एलियो के एलियंस द्वारा अपहरण किए जाने की इच्छा के लिए प्रेरणा को गहरा करना चाहते थे, चरित्र को फिर से लिखा गया और फेरेरा ने अगस्त 2024 में शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण परियोजना छोड़ दी। 7 शराफियन ने कहा कि ऐसा लगा कि एक मां और बेटे के साथ संबंध थोड़ा ज्यादा था। 8 रेमी एडगरली के रूप में ग्लॉर्डन, एक कृमि जैसा एलियन जिससे एलियो दोस्ती करता है। 9 उनका डिजाइन लार्वा कीटों और माइक्रोबायोटिक जीवों के अध्ययन से प्रभावित था, जिसमें टार्डिग्रेड भी शामिल है। एनिमेशन सुपरवाइजर जूड ब्राउनबिल ने ग्लॉर्डन को एक तरह का रहस्यमय,
डरावना, अप्रिय, दांतों के झुंड वाला काम के रूप में वर्णित किया। 8. अन्य ग्लॉर्डन, ग्लॉर्डन का एक क्लोन। ब्रैड गैरेट लॉर्ड ग्रिगॉन के रूप में एक भारी भरकम, कृमि जैसा विदेशी सरदार और हाईटेक कवच में राजदूत जो ग्लोर्डन का पिता है। 5. क्वेस्टा के रूप में जमीला जमील, एक रेडियोडॉट जैसी विदेशी राजदूत। 5. शर्ली हेंडरसन ओओ के रूप में एक नीला जिलेटिनस तरल सुपरकंप्यूटर। 5. बूंदों से बना एक स्विस आर्मी चाकू के रूप में वर्णित। ट्रेविस हैथवे ने कहा कि वह एक स्क्रीन बन सकती है, वह एक विनाइल प्लेयर बन सकती है, वह एक प्रोजेक्टर बन सकती है, वह एलियो के लिए लिखने के लिए एक पेन के रूप में प्रकट हो सकती है। 8. ब्रेंडन हंट, गुंथर मेलमैक, एक षड्यंत्र सिद्धांतकार। 10. मैथियास श्वेगोफर टेगमेन के रूप में एक विदेशी राजदूत। 11. श्वेगोफर फिल्म के जर्मन डब में टेगमेन को आवाज भी देंगे। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। ब्रैंडन मून हेलिक्स, एक विदेशी राजदूत। उद्धरण आवश्यक। नाओमी वतनबे, ओवा के रूप में एक विदेशी राजदूत। 12. वतनबे फिल्म के जापानी डब में ओवा की आवाज भी देंगी। उद्धरण आवश्यक। एना डेला रेगुएरा तुरेस के रूप में एक विदेशी राजदूत। उद्धरण वांछित। अनिसा बोरेगो मीरा के रूप में एक विदेशी राजदूत। उद्धरण आवश्यक। शेल्बी यंग, डिप्लोशिप। बॉब पीटरसन, यूनिवर्सल यूजर मैनुअल के रूप में। केट मुलग्रे, संग्रहालय प्रदर्शनी कथावाचक के रूप में। तमारा ट्यूनी कर्नल मार्कवेल के रूप में। कार्ल सागन की अभिलेखीय रिकॉर्डिंग का भी उपयोग किया जाता है। उत्पादन विकास। सितंबर 2022 में D23 एक्सपो के दौरान पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो ने एलियो नामक एक नई मूल फिल्म की घोषणा की, जिसका निर्देशन एड्रियन मोलिना और निर्माण मैरी एलिस ड्रम करेंगे। 6. यह कोको 2017 का सहनिर्देशन और सहलेखन करने के बाद मोलिना की फीचर लेंथ सोलो निर्देशन की शुरुआत होगी। मोलिना और ड्रम ने फिल्म के बारे में बात की और सवाल उठाया, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और एलियंस के बारे में आपने जो कुछ भी सुना है वह सच है। घोषणा के तुरंत बाद एक योजनाबद्ध स्क्रीन गड़बड़ थी जिसमें एलियन टेक्स्ट के साथ एक संदेश दिया गया था, हमें अपने नेता के पास ले आओ। 13. फिल्म की कल्पना मोलिना ने युवा अलगाव के बारे में एक व्यक्तिगत युवावस्था की कहानी के रूप में की थी। 8. फिल्म की कहानी विकसित करते समय मोलिना अपने बचपन से प्रेरित थे, जो एक सैन्य अड्डे पर बड़ा हुआ और अंततः कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में दाखिला लिया। निर्देशक मैरलिन शराफियान ने निजी कला विद्यालय पर अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए कहा, उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने लोगों को वहां पा लिया है, उन्होंने अपनी दुनिया पाली है। 14. हालांकि बाद में कुछ वर्षों तक इस परियोजना पर काम करने के बाद मोलिना को लगा कि वह आखिरकार इसे फिनिश लाइन तक देखने वाले नहीं थे। अंततः कोको 2029 पर काम करने के लिए फिल्म छोड़ दी। 15. जून 2024 में पिक्सर के मुख्य रचनात्मक अधिकारी पीट डॉक्टर ने खुलासा किया कि टर्निंग रेड 2022 के निर्देशक डोमीशी फिल्म पर काम कर रहे थे। 16. उन्हें आधिकारिक तौर पर अगस्त 2024 में D23 फैन इवेंट में मैरलिन शराफियान के साथ नए निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था, जिन्होंने पहले फिल्म की स्टोरी बोर्डिंग पर काम किया था। 8. 17. पटकथा जूलिया चो, मार्क हैमर और माइक जोन्स द्वारा लिखी गई थी। चो ने पहले टर्निंग रेड का सहलेखन किया था, जबकि जोन्स ने पहले पिक्सर की सोल 2020 और लुका 2021 का सहलेखन किया था। 18. उत्पादन के दौरान अकेलेपन के विषय पर शोध करते समय निर्देशकों ने बच्चों के अकेलेपन और दुहक के बारे में मनोवैज्ञानिकों से बात की। 19. डलाई। सितंबर 2022 में D23 एक्सपो के दौरान अमेरिका फेरेरा और योनास किब्रेब को क्रमशः ओल्गा सोलिस और उनके बेटे एलियो की प्रमुख आवाज भूमिकाओं में लेने की घोषणा की गई थी। 6. जून 2023 में पहले टीजर ट्रेलर और पोस्टर की रिलीज के साथ
जमीला जमील और ब्रैड गैरेट फिल्म की आवाज कलाकारों में शामिल हो गए। 20 अगस्त 2024 में डॉक्टर ने कहा कि शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण फेरेरा ने वापस ले लिया था। उनकी आवाज के कुछ हिस्से अभी भी पहले टीजर ट्रेलर में बने हुए हैं। नतीजतन ओल्गा के चरित्र को एलियो की चाची के रूप में फिर से लिखा गया और फेरेरा की जगह जो सल्दाना को लिया गया। 21, 22, 23 नवंबर 2024 में दूसरे टीजर ट्रेलर और पोस्टर की रिलीज के साथ रेमी एडगरली और शर्ली हेंडरसन क्रमशः ग्लोडन और ओओ के रूप में फिल्म की आवाज कलाकारों में शामिल हो गए। 24 एलियो अनुभवी प्रोडक्शन डिजाइनर हार्ले जेसप की अंतिम पिक्सर फिल्म है, जिसने विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर क्लाउडिया चुंगसानी के साथ मिलकर कम्युनिवर्स का लुक तैयार किया है। 8 लक्ष्य स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी अन्य संस्करण के विपरीत अंतरिक्ष का एक संस्करण बनाना था। पारभासी और चमकदार गुणों से बना और विभिन्न विदेशी प्रजातियों को समायोजित करने के लिए शिथिल रूप से परिभाषित गुरुत्वाकर्षण। 8 जेसप ने रचनात्मक प्रक्रिया का उल्लेख किया जिसे दोनों ने कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में लुक को व्यवस्थित करने के लिए कल्पना की थी। पानी के टैंकों में वीआर और मैक्रो फोटोग्राफी का इस्तेमाल इस प्रक्रिया में किया गया था, जिसमें एक टेस्ट शॉट पिक्सर स्टूडियो पार्टी में पीने के गिलास में रिकॉर्ड किया गया था। एक अन्य शॉट में तेल और पानी को एक कांच के कटोरे में डाला गया था जो सेक्विन और ग्लिटर की एक शीट के ऊपर रहता है। 8 एलियंस के लिए टीम ने एक अजीब लेकिन विश्वसनीय वाइब को पकड़ने के लिए सूक्ष्म पौधों और जानवरों पर शोध किया। 8 ग्लोडन का डिजाइन विशेष रूप से लार्वा कीटों और टार्डिग्रेड जैसे माइक्रोबायोटिक जीवों से प्रभावित था। चरित्र के साथ सबसे बड़ी चुनौतियां प्यारा और डरावना का संतुलन खोजना और उसे आंखों के बिना अभिव्यंजक बनाना था। एनिमेशन पर्यवेक्षक जूड ब्राउनबिल ने कहा कि ग्लोडन के विपरीत डिजाइन और व्यक्तित्व ने उन्हें काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 ओ एक तरल आकार बदलने वाला सुपर कंप्यूटर अपने गतिशील प्रभावों के कारण तकनीकी कलाकारों के लिए एक विशेष चुनौती थी। उसकी तरलता को 2D एनिमेशन परीक्षणों के माध्यम से परिभाषित किया गया था। चेहरे की रिगिंग और विन या लूज 2025 से सीखी गई तकनीकों का लाभ उठाया गया। 8 पिक्सर के नए लूना लाइटिंग टूलसेट ने एलियो टीम को एक ही समय में लाइटिंग और कैमरा को परिभाषित करने और प्रोडक्शन के शुरुआती दौर में सौंदर्यशास्त्र को इंगित करने की अनुमति दी। सीजी एनिमेशन में लाइटिंग पारंपरिक रूप से दृश्यों का अंतिम चरण है, लाइव एक्शन के विपरीत जहां कैमरा और लाइटिंग एक साथ की जाती है। 8 सानी ने तकनीक के बारे में कहा, हमें उस पर एक प्रियल्फा नजर आया और तभी हमें पता चला कि यह ब्रह्मांड वास्तव में काम कर सकता है। सभी चमक और पारदर्शिता जो हार्ले वहां डाल रहा था। 8 निर्देशकों ने सिनेमेटोग्राफर्स डेरेक विलियम्स और जॉर्डन रेम्पेल के साथ मिलकर एक दृश्य भाषा का निर्माण किया जो क्लासिक स्टीवन स्पीलबर्ग साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे ईटी द एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल 1982 और क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड 25 इसमें धुंध और चमक के अलावा अंधेरे छाया का भी सोच समझकर इस्तेमाल किया गया था ताकि एक स्वप्निल माहौल बनाया जा सके। 25 फिल्म को एनामॉर्फिक लेंस का इस्तेमाल करके शूट किया गया था। शराफियान ने इस फैसले के बारे में कहा कि उन्होंने वास्तविक कैमरों का इस्तेमाल उसी तरह किया जैसे लाइव एक्शन फिल्म में किया जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे स्पर्श, जैसे कि उदाहरण के लिए दर्शकों पर चमकती हुई एक रोशनी के चारों ओर एक लाल घेरा, अवलोकनीय हो सकता है। 25 संगीत मुख्य लेख एलियो साउंड ट्रैक नवंबर 2024 में रॉब सिमोसेन को एलियो के लिए स्कोर बनाने की घोषणा की गई थी। 26 यह संगीतकार की पहली एनिमेटेड फिल्म है। 27 सिमोसेन को फिल्म की रिलीज से करीब 2.5 साल पहले एलियो पर काम करने के लिए लाया गया था। पिक्सर ने उनके साथ फिल्म की कहानी साझा की और सिमोसेन ने इसका जोरदार समर्थन किया। 27 एलियो की प्रत्येक प्रमुख सेटिंग को एक अनूठी संगीत पहचान दी गई थी। 27
साउंडट्रैक एल्बम को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा 20 जून 2025 को रिलीज किया गया था। उसी दिन फिल्म की नाटकीय रिलीज हुई थी। 28 मुक्त करना। एलियो का प्रीमियर 10 जून 2025 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में एल कैपिटन थिएटर में हुआ। 29 और 20 जून 2025 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा उनके वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स बैनर के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 30 इसे मूल रूप से 1 मार्च 2024 को रिलीज किया जाना था। 6 31 लेकिन 27 अक्टूबर 2023 को फिल्म को 13 जून 2025 तक के लिए टाल दिया गया। 32 पीट डॉक्टर ने 9 अगस्त 2024 को कहा कि फिल्म की देरी 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के साथ साथ इस फिल्म और पिक्सर में अन्य परियोजनाओं पर नेतृत्व में बदलाव के कारण हुई है। 14 फरवरी 2025 को एलियो को हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2025 30 विपणन। परियोजना की घोषणा के बाद फिल्म का पहला लुक कॉन्सेप्ट आर्ट 9 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। 6 फिल्म के जोशुआ मेयर ने कहा कि यह उस तरह की ताजा मूल कहानी की तरह लगता है जिस पर पिक्सर ने अपना ब्रांड बनाया है। 13 पहला टीजर ट्रेलर 13 जून 2023 को जारी किया गया था, जिसमें ऑस्टिन फ्रेंच का गुड फीलिंग था। 33 फिल्म के एथन एंडरटन ने कहा, इस कहानी में कुछ आकर्षण यह तथ्य है कि एलियो वास्तव में सबसे आत्मविश्वासी बच्चा नहीं है। हालांकि वह कलात्मक और रचनात्मक है, वह एक इंडोर बच्चा भी है जो अपने साथियों के साथ फिट नहीं बैठता है। लेकिन शायद एलियंस के एक समूह के बीच होना जो मानव नहीं है, उसे बिना किसी सामाजिक दबाव के संबंध बनाने का अवसर देगा। 20 लूपर के पॉली पोइसुओ कहते हैं कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से कहानी का बहुत अधिक खुलासा नहीं करता है, लेकिन यह निश्चित रूप से भव्य और दिलचस्प लगता है। 34 दूसरा टीजर ट्रेलर, जिसमें नए लोगों जैसे नए बदलावों का खुलासा किया गया था, 21 नवंबर 2024 को जारी किया गया था, जिसमें डाक सेवा द्वारा सच ग्रेट हाइट्स दिखाया गया था। पिक्सर पोस्ट के जूली और टीजे ने कहा कि फिल्म रंगीन पात्रों, चाल और प्रकाश व्यवस्था के साथ कोको, वॉलई और फाइंडिंग निमो जैसी पिछली पिक्सर फिल्मों से दृश्य तुलना करती है। 24 कथानक का अधिक खुलासा करने वाला एक लंबा आधिकारिक ट्रेलर 19 मार्च 2025 को जारी किया गया था। 35 16 जून 2025 को एक क्रॉस प्रमोशनल शॉट बनाया गया जिसमें फिनीस और फर्ब के शीर्षक पात्र एलियो और ग्लोर्डन से संपर्क करते हैं और कैंडेस उनका अपहरण होने पर उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है। 36 स्वागत। बॉक्स ऑफिस जो यादिरा सल्दाना पेरेगो बटा एसएलडीएनजे बटा सॉल डैन वाई 2 लैटिन अमेरिकी स्पेनिश ESLDA नी सल्दाना नाजारियो जन्म 19 जून 1978 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। मुख्य रूप से साइंस फिक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी में अपने काम के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने अब तक की 7 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से 4 में अभिनय किया है, जिसमें शीर्ष 3 अवतार, द वे ऑफ वाटर और एवेंजर्स एंडगेम शामिल है। उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया है, उन्होंने दुनिया भर में $15 बिलियन से अधिक की कमाई की है और 2024 तक वह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मुख्य अभिनेत्री और कुल मिलाकर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री है। 3-4 टाइम पत्रिका ने उन्हें 2023 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 5 एक प्रशिक्षित डांसर, सल्दाना ने 1999 में लॉ एंड ऑर्डर में अतिथि भूमिका के साथ अपने ऑनस्क्रीन अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म भूमिका सेंटर स्टेज 2000 में थी, जिसमें उन्होंने एक बैले डांसर की भूमिका निभाई थी। उन्हें रोड फिल्म क्रॉसरोड्स 2002 में ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ उनके काम के लिए शुरुआती पहचान मिली। 2009 की शुरुआत में
सल्दाना ने स्टार ट्रेक रीबूट फिल्म श्रृंखला में न्योता उहुरा और जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म श्रृंखला में नेत्री के रूप में अपनी भूमिकाओं के साथ करियर में सफलता हासिल की। उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 5 फिल्मों में गमोरा का किरदार निभाया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 से लेकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023। 6 फ्रेंचाइजी के काम के अलावा सल्दाना ने साइंस फिक्शन फिल्म द एडम प्रोजेक्ट और रोमांटिक ड्रामा मिनी सीरीज फ्रॉम स्क्रैच में अभिनय किया है, दोनों ही 2022 में नेटफ्लिक्स के लिए है। 2023 में उन्होंने पैरामाउंट प्लस जासूसी श्रृंखला लाइनेस में एक CIA अधिकारी की मुख्य भूमिका निभानी शुरू की। 2024 में सल्दाना ने संगीतमय अपराध फिल्म एमिलिया पेरेज में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, SAG पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार शामिल है। प्रारंभिक जीवन। जो यादिरा सल्दाना नाजारियो का जन्म 19 जून 1978 को पासेक, न्यू जर्सी में हुआ था और उनका पालनपोषण क्वींस, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। 7 उनके माता-पिता एरिडियो सल्दाना है, जो डोमिनिकन थे। 8, 9 और असालिया नाजारियो, जो आधी डोमिनिकन और आधी प्यूर्टोरिकान है। वायर्ड के साथ एक साक्षात्कार में सल्दाना ने कहा है कि वह 3/4 डोमिनिकन और सवा प्यूर्टोरिकान है। 10, 11, 12 उन्हें और उनकी 2 बहनों, सिसली और मारियल को अंग्रेजी और स्पेनिश में द्विभाषी होने के लिए पाला गया था। बाद वाली उनकी घर पर पहली भाषा थी। जब वह 9 साल की थीं, उनके पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सल्दाना और उनकी 2 बहनों को डोमिनिकन गणराज्य में अपने दिवंगत पिता के परिवार के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। उनकी मां अपनी बेटी के डोमिनिकन प्राइवेट स्कूल की फीस भरने के लिए न्यूयॉर्क में ही रहीं। विधवा मां असालिया ने डागोबर्टो गैलन से शादी की, जो लड़कियों का सौतेला पिता बन गया। वे उसे पूरी तरह से अपना पिता मानते हैं। 13, 14, 9 जबकि पूरा परिवार कुछ समय के लिए डोमिनिकन गणराज्य में रहता था। हाई स्कूल में सल्दाना के दूसरे वर्ष के बाद परिवार राजनीतिक अशांति से बचने के लिए न्यूयॉर्क शहर लौट आया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस के न्यूटाउन हाई स्कूल में पूरी की। 15, 16 उनके बचपन का अधिकांश हिस्सा क्वींस के जैक्सन हाइट्स में बीता। 17 साल्दाना को डोमिनिकन गणराज्य में रहते हुए नृत्य के प्रति अपने प्यार का पता चला। वह नृत्य के रूपों का अध्ययन करने के लिए एकोस एस्पासियो डे डांजा अकादमी में नामांकित थी। 12, 17, 18, 19 लेकिन बैले को अपना जुनून बताती है। 17, 15 उसने वैनिटी फेयर को बताया कि उसने बैले छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पैर नहीं थे और कोर डे बैले में शामिल होने के लिए बहुत अधिक गर्व और महत्वाकांक्षा थी। 15 1995 में सल्दाना ने ब्रुकलिन में फेसेस थिएटर ग्रुप के साथ प्रदर्शन किया। 20 वह ऐसे नाटकों में दिखाई दी जो मादक द्रव्यों के सेवन और किशोरावस्था में यौन संबंधों जैसे मुद्दों की खोज करके किशोरों को प्रोत्साहित करते थे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क यूथ थिएटर के साथ प्रदर्शन किया। जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ड्रीमकोट के उनके प्रोडक्शन में उनकी उपस्थिति ने एक प्रतिभा एजेंसी को उन्हें भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। उनके नृत्य प्रशिक्षण और उनके अभिनय के अनुभव ने उन्हें सेंटर स्टेज 2000 में बैले छात्रा ईवा रोड्रिग्ज की भूमिका निभाते हुए अपनी पहली फिल्म भूमिका दिलाने में मदद की। 12, 18 आजीविका 1999 से 2008 कैरियर की शुरुआत। 2007 में हॉलीवुड लाइफ मैगजीन के वार्षिक ब्रेकथ्रू अवार्ड्स में सल्दाना की पहली ऑनस्क्रीन भूमिका 1999 में लॉ एंड ऑर्डर के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका थी। उनकी पहली फिल्म भूमिका सेंटर स्टेज 2000 में थी, जिसका निर्देशन निकोलस हाइटन ने किया था, जो न्यूयॉर्क शहर में काल्पनिक अमेरिकन बैले अकादमी में नर्तकियों के बारे में थी। वह ब्रिटनी स्पीयर्स की फिल्म क्रॉसरोड्स 2002 में दिखाई दीं।
फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 21-22 सल्दाना ने कॉमेडी ड्रामा ड्रमलाइन 2002 में निक कैनन के साथ अभिनय किया, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। 23-24 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल 2003 में उन्होंने एना मारिया की भूमिका निभाई, जो विल टर्नर और मिस्टर गिब्स के साथ मिलकर जैक स्पैरो से उसका जहाज चुराने का मौका पाने के लिए समुद्री डाकू बन जाती है। वह द टर्मिनल में डोलोरेस टोरेस के रूप में दिखाई दी, जो एक इमिग्रेशन अधिकारी और स्टार ट्रेक प्रशंसक है, जो स्टार ट्रेक रीबूट 2009 में उनके चित्रण के दौरान सल्दाना की मदद करने वाली भूमिका है। 25-2004 में उन्होंने हेवन और टेम्पटेशन में भूमिकाएं निभाईं। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम या कोई सफलता नहीं अर्जित की। 2005 में सल्दाना कॉन्स्टेलेशन, गेस हू विद एश्टन कुचर और डर्टी डीड्स में नजर आईं। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा प्रीमियम 2006 और आफ्टर सेक्स 2007 में अभिनय किया। 26 सल्दाना ने ब्लैकआउट में अभिनय किया, जो 2003 के नॉर्थ ईस्ट ब्लैकआउट के दौरान न्यूयॉर्क शहर में सेट एक टेलीविजन फिल्म थी। फिल्म का प्रीमियर 2007 के ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 27 और 2008 में बीईटी पर पहली बार दिखाया गया। 28 सल्दाना ने एक्शन थ्रिलर वेंटेज पॉइंट 2008 में एंजी जोन्स के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी। 29 उन्होंने विवादास्पद संगीत में अपराध फिल्म एमिलिया पेरेज 2024 में एक उच्चस्तरीय जूनियर आपराधिक बचाव वकील रीटा मोरा कास्त्रो की भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली, और उन्होंने अपनी सहकलाकारों कार्ला सोफिया गैस्कॉन, सेलेना गोमेज और एड्रियाना पाज के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार साझा किया। 71 सल्दाना ने सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार और सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार भी जीता। 73 वह अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली डोमिनिकन अमेरिकी अभिनेत्री है। 74 अवतार सीक्वल के अलावा सल्दाना ने पिक्सर साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म एलियो 2025 में एक आवाज की भूमिका निभाई थी। 65-75 व्यक्तिगत जीवन सल्दाना 2014 अल्मा अवार्ड्स में गर्भवती होने के बावजूद जून 2010 में सल्दाना ने अपने लंबे समय के प्रेमी कीथ ब्रिटन, एक अभिनेता और माई फैशन डेटाबेस के सीईओ से सगाई की थी। 76 नवंबर 2011 में उसने और ब्रिटन ने घोषणा की कि उन्होंने 11 साल बाद अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया है। 77 सल्दाना दिसंबर 2011 से जनवरी 2013 तक अभिनेता ब्रैडली कूपर के साथ रिश्ते में थीं। 78 मार्च 2013 में सल्दाना ने इतालवी कलाकार मार्को पेरेगो को डेट करना शुरू किया और उन्होंने 3 महीने बाद लंदन में शादी कर ली। 79-80 जुलाई 2015 में सल्दाना ने खुलासा किया कि पेरेगो ने शादी के बाद उसका उपनाम अपना लिया। 81-82 इसके बाद जोए सल्दाना पेरेगो बन गई और मार्को पेरेगो सल्दाना बन गया। 83 उनके 3 बेटे हैं। 84-85 86 सल्दाना ने कहा है कि उसके बच्चे बहुभाषी होंगे क्योंकि वह और उसका पति उनके आसपास स्पेनिश, इतालवी और अंग्रेजी बोलते हैं। 87 जुलाई 2016 में नेटे पोर्टर के द एडिट के साथ एक साक्षात्कार के दौरान सल्दाना ने खुलासा किया कि उसे अपनी मां और बहनों की तरह हाशिमोटो का थायरॉयडिटिस, एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इस बीमारी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सल्दाना ने कहा कि वह और उनके पति ग्लूटेन और डेयरी मुक्त आहार का पालन करते हैं। 88 सल्दाना एक माइक्रोफाइनेंस संगठन फिंका इंटरनेशनल की समर्थक है। 89 2017 में उन्होंने बीएसी की स्थापना की, जो एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है
जिसे लातीनी समुदाय के भीतर सकारात्मक कहानियों पर रुचि के साथ मुख्यधारा के मीडिया में विविधता की कमी का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। 90 सितंबर 2020 में सल्दाना ने उस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता आईडी आवश्यकताओं के बारे में शब्द फैलाने में मदद करने के लिए वोटराइडर्स आईडी चेक चैलेंज में भाग लेने के लिए अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति का उपयोग किया। अक्टूबर 2023 में सल्दाना ने इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के शांतिपूर्वक साथ साथ रहने की इच्छा के समर्थन में नो होस्टेज लेफ्ट बिहाइंड खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए। 92 फिल्मोग्राफी चाबी उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2000 केंद्र स्तर ईवा रोड्रिगेज 2001 इससे छुटकारा मिले मैगी स्नाइप्स चेरिल 2002 चौराहा किट ड्रमलाइन लैला 2003 पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल अनमारिया 2004 अंतिम स्टेशन डोलोरेस टोरेस 2009 से 2019 अवतार स्टार ट्रेक फिल्में और मार्वल की इन्फिनिटी सागा 2010 में 82वें अकादमी पुरस्कार समारोह में सल्दाना 2009 में 2 भूमिकाओं में दिखाई दी जिसने उनकी प्रोफाइल को काफी ऊपर उठाया। 18 उन्होंने स्टार ट्रेक में न्योता उहुरा की भूमिका निभाई। 30 फिल्म के निर्देशक जे अब्राम्स ने सल्दाना से भूमिका निभाने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने उनके काम का आनंद लिया। उहुरा की पृष्ठभूमि और चरित्र के नाम के निर्माण को समझने के लिए वह निशेल निकोल से मिलीं। 31 सल्दाना की मां एक स्टार ट्रेक प्रशंसक थीं और उन्होंने भूमिका पर सलाह देते हुए फिल्मांकन के दौरान अपनी आवाज मेल छोड़ी थी। 32 स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें 5 साल पहले द टर्मिनल में निर्देशित करते समय वल्कन सलामी सिखाई थी। 25 स्टार ट्रेक 2009 $385.7 मिलियन कमाकर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 33 2009 में सल्दाना की दूसरी हाई प्रोफाइल फिल्म अवतार थी जिसमें उन्होंने स्वदेशी शिकारी नेत्री का किरदार निभाया था। रिव्यू एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 83% की स्वीकृति रेटिंग के साथ अवतार को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। 34 इसने दुनिया भर में $2.7 बिलियन की कमाई की जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 35 साथ ही विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह दुनिया भर में $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई। 36 फिल्म को 10 सैटर्न पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 36वें सैटर्न पुरस्कार समारोह में सभी 10 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सल्दाना की सैटर्न पुरस्कार जीत एक ऑल सीजी चरित्र के लिए एक दुर्लभ घटना थी। 37 2010 में सल्दाना ने द लॉसर्स में आयशा अल्फादिल के रूप में अभिनय किया जो एक मूल बोलीवियाई महिला थी। भूमिका के लिए उसे दिन में 8 घंटे हथियार ले जाने के लिए वजन बढ़ाना था। 38 2010 में वह टेकर्स डेथ एट ए फ्यूनरल और बर्निंग पाम्स में दिखाई दी। कैल्विन क्लेन की एनवी लाइन के लिए उनका टेलीविजन विज्ञापन 2010 में शुरू हुआ। 39 2011 में सल्दाना ने रोमांटिक कॉमेडी द हार्ट स्पेशलिस्ट में अभिनय किया और क्राइम ड्रामा कोलंबियन में हत्यारे कैटालिया रेस्ट्रेपो का किरदार निभाया। हालांकि बाद की फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन सल्दाना के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 40 2012 में वह रोमांटिक ड्रामा द वर्ड्स में दिखाई दी जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी सफलता मिली। 41 2013 में सल्दाना ने स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस में उहुरा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई जो स्टार ट्रेक रीबूट की अगली कड़ी थी। पिछली फिल्म की तरह यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही जिसने अपने उत्तरी अमेरिकी थिएटर रन को बॉक्स ऑफिस पर 228, 778, 661 की कुल कमाई के साथ समाप्त किया
जिसने इसे 2013 की 11वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। 43 इसने दुनिया भर में 467, 365, 246 कमाए, जिसने इसे 2013 के लिए 14वें स्थान पर रखा और इसे फ्रेंचाइजी की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बना दिया। 44 सल्दाना ने 2013 में रिलीज हुए स्टार ट्रेक वीडियो गेम में अपने किरदार को आवाज दी। 2014 कांस फिल्म फेस्टिवल में सल्दाना। 2014 में सल्दाना ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में गमोरा का किरदार निभाया। 45 46 सल्दाना ने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, CGI या परफॉर्मेंस कैप्चर के बजाय मेकअप के साथ चरित्र को चित्रित किया। 47 यह फिल्म द एवेंजर्स और आयरन मैन 3 के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 48 यह 2014 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। ट्रांसफॉर्मर्स, एज ऑफ एक्सटिंक्शन और द हॉबिट, द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज के बाद, और 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सुपरहीरो फिल्म थी। 48 49 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। सल्दाना को फिल्म में उनके काम के लिए कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड, पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में पसंदीदा एक्शन मूवी अभिनेत्री और MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। 51 मई 2014 में उन्होंने रोजमेरीज बेबी में अभिनय किया, जो इरा लेविन के डरावने उपन्यास का एक टेलीविजन मिनी सीरीज रूपांतरण था। सल्दाना ने 4 घंटे के 2 भाग वाले शो का सहनिर्माण भी किया। 52 2014 में सल्दाना को द वुमेन इन हॉलीवुड अवार्ड्स के दौरान एले पत्रिका द्वारा मान्यता दी गई थी। महिलाओं को फिल्म और मोशन पिक्चर उद्योग में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें अभिनय, निर्देशन और निर्माण शामिल है। 53 सल्दाना ने नीना 2016 में अभिनय किया, जो जैज संगीतकार नीना सिमोन के बारे में एक अनधिकृत जीवनी है। फिल्म में दिवंगत गायिका की प्रसिद्धि और उनके प्रबंधक क्लिफ्टन हेंडरसन के साथ संबंधों को दर्शाया गया है। सिमोन के परिवार ने इस भूमिका में सल्दाना को लिए जाने की आलोचना की। 54 अगस्त 2020 में सल्दाना ने भूमिका लेने के लिए माफी मांगी, कहा, मुझे बहुत खेद है। मैं आज बेहतर जानता हूं और मैं ऐसा फिर कभी नहीं करने जा रहा हूं। वह हमारे दिग्गजों में से एक है और किसी और को आगे आना चाहिए। किसी और को उसकी कहानी बतानी चाहिए। 55 2016 में उन्होंने जुलाई में रिलीज हुई साइंस फिक्शन सीक्वल स्टार ट्रेक बियॉन्ड और दिसंबर में रिलीज हुई बेन एफ्लेक की क्राइम ड्रामा लाइव बाय नाइट में सहअभिनय किया। 56 सल्दाना ने मई 2017 में रिलीज हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीक्वल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में गमोरा के रूप में वापसी की। 57 उन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और इसके सीक्वल एवेंजर्स एंड गेम 2019 में भूमिका को दोहराया, हालांकि बाद की फिल्म में चरित्र के वैकल्पिक संस्करण के रूप में। वह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2023 में इस भूमिका में लौटीं, जो MCU में गमोरा के रूप में उनकी आखिरी फिल्म थी। 58 इसके अलावा 2017 में सल्दाना ने आई किल जायंट्स में मिसेज मोले की भूमिका निभाई, जो एंडर्स वाल्टर का जो केली के ग्राफिक उपन्यास आई किल जायंट्स का रूपांतरण है। शूटिंग सितंबर 2016 में आयरलैंड में शुरू हुई। 59 उस वर्ष भी वह एनिमेटेड फिल्म माई लिटिल पोनी द मूवी में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने समुद्री डाकू तोते कैप्टन सेलेनो की आवाज दी। 3 मई 2018 को उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के मोशन पिक्चर सेक्शन में 6920 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर 1 स्टार मिला। 61 62 63 2020 वर्तमान टेलीविजन अवतार सीक्वल और एमिलिया पेरेज। सल्दाना एमिलिया पेरेज 2024 की अपनी सहकलाकारों के साथ, जिनमें से सभी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए
कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में सल्दाना ने 2 नेटफ्लिक्स प्रस्तुतियों में अभिनय किया, जो संगीत में विवो में रोजिता के रूप में और माया एंड द थ्री में नाममात्र के किरदार में दिखाई दीं। वह डेविड ओ रसेल की एम्स्टर्डम में एक ऑल स्टार कास्ट में शामिल हुईं। 64 सल्दाना ने अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 में नेत्री के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। अपनी भूमिका के हिस्से के रूप में उन्होंने साइमन फ्रैंगलेन द्वारा लिखे गए फिल्म के साउंड ट्रैक पर मूल गीत द सॉन्गकॉर्ड के लिए स्वर प्रस्तुत किए। 69 उन्होंने 2023 में टेलर शेरिडन द्वारा निर्मित पैरामाउंट प्लस टेलीविजन श्रृंखला स्पेशल ऑप्स लाइनेस में भी अभिनय करना शुरू किया। ब्रैड एच. गेरस्टनफेल्ड, जन्म 14 अप्रैल 1960, जिन्हें पेशेवर रूप से ब्रैड गैरेट के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन है। 1980 के दशक की शुरुआत में गैरेट को स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में सफलता मिली थी। 1980 के दशक के अंत में उस सफलता का लाभ उठाते हुए गैरेट ने टेलीविजन और फिल्म में छोटी और अतिथि भूमिकाओं में काम करना शुरू किया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका सीबीएस सिटकॉम एवरीबडी लव्स रेमंड में रॉबर्ट बैरोन की थी। यह श्रृंखला 13 सितंबर 1996 को शुरू हुई और 9 सीजन तक चली। 2002 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म ग्लीसन में जैकी ग्लीसन के रूप में एमी नामांकित और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन दिया। गैरेट ने 2006 से 2010 तक फॉक्स सिटकॉम टिल डेथ में एडी स्टार्क की प्रमुख भूमिका भी निभाई। 2018 से 2020 तक उन्होंने एबीसी सिटकॉम सिंगल पेरेंट्स में अभिनय किया। 2021 में गैरेट ने डेविड ई. केली और डीन लॉरी के साथ डिज्नी प्लस के बिग शॉट को बनाने में भी मदद की। उन्हें 2 स्टूपिड डॉग्स में बिग डॉग की आवाज देने के लिए भी जाना जाता है। वह फिल्मों में एक आवाज अभिनेता के रूप में भी काम करते हैं, जैसे कि पोकाहोंटस 2, जर्नी टू ए न्यू वर्ल्ड 1998, ए बग्स लाइफ 1998, एन एक्सट्रीमली गूफी मूवी 2000, स्टुअर्ट लिटिल 2 2002, फाइंडिंग निमो 2003, गारफील्ड 2004, द पैसिफायर 2005, नाइट एट द म्यूजियम 2006, रेटाटुई 2007, नाइट एट द म्यूजियम, बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन 2009, टैंगल्ड 2010, हुडविंक्ड 2, हुड बनाम ईविल 2011, प्लेन्स 2013, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शैडोज 2016। गैरेट ने 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते हैं, साथ ही 3 अन्य नामांकन भी प्राप्त किए हैं। वह अभी भी स्टैंड अप कॉमेडी में प्रमुख है और लास वेगास के एमजीएम ग्रैंड में ब्रैड गैरेट कॉमेडी क्लब नामक एक कॉमेडी क्लब के मालिक है, जहां वह नियमित रूप से प्रदर्शन करते हैं। प्रारंभिक जीवन। गैरेट का जन्म ब्रैड एच. गेरस्टेनफेल्ड के रूप में 14 अप्रैल 1960 को हुआ था, एक बारबरा और एल्विन अल गेरस्टेनफेल्ड के घर ऑक्सनार्ड, कैलिफोर्निया में। वह यहूदी है। 2 गैरेट के 2 भाई हैं, जेफ और पॉल। उन्होंने जॉर्ज एलेरी हेल मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और एल कैमिनो रियल हाई स्कूल से स्नातक किया, दोनों ही लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया के वुडलैंड हिल्स सेक्शन में है। गैरेट ने अपने कॉमेडी करियर को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले 2 महीने से भी कम समय के लिए यूसीएलए में पढ़ाई की। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। ब्रैड गैरेट, समाचार पत्र पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। जून 2024। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। कॉमेडी से पहले, गैरेट को येलो के 8वें स्टूडियो एल्बम डिस्कवरी के रियर कवर पर होने के लिए जाना जाता था।
1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने लॉस एंजल्स के विभिन्न कॉमेडी क्लबों में स्टैंड अप करना शुरू किया, जिसमें हॉलीवुड में द इम्प्रोव और पासाडेना में द आइस हाउस शामिल थे। 1984 में वह टीवी शो स्टार सर्च की कॉमेडी श्रेणी में पहले $1 लाख ग्रैंड चैंपियन विजेता बने। इसके कारण 23 साल की उम्र में द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन में उनकी पहली उपस्थिति हुई, जिससे वह शो में प्रदर्शन करने वाले सबसे कम उम्र के हास्य कलाकारों में से एक बन गए। कार्सन के साथ उनकी उपस्थिति ने गैरेट को अधिक राष्ट्रीय ध्यान दिलाया और जल्द ही वह डायना रॉस और लिजा मिनेल्ली जैसे हेडलाइनरों के लिए एक शुरुआती अभिनय के रूप में दिखाई देने लगे। स्टैंड अप कॉमेडी में सफलता का एक मजबूत पैमाना हासिल करने के बाद गैरेट ने टीवी पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 1985 से 1986 तक वह एनिमेटेड सीरीज हल्क होगन की रॉक एन रेसलिंग में हल्क होगन, रॉडनी डेंजरफील्ड जैसी आवाज में की आवाज थे। नवंबर स्वीप के दौरान फनी मेन बनाम फनी विमेन वीक में रे कॉम्प्स के कार्यकाल के दौरान उन्हें फैमिली फ्यूड में दिखाया गया था। वह 1987 में गेम शो सुपर पासवर्ड में एक हफ्ते के लिए भी दिखाई दिए। वह हॉलीवुड स्क्वेयर्स में भी दिखाई दिए, जिसमें एक पल भी शामिल है जब उन्होंने जेलों के बारे में एक सवाल के दौरान बिल कॉस्बी की नकल की थी। इसके बाद वह अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन कॉमेडी फर्स्ट इम्प्रेशंस CBS 1988 में नजर आए, जिसमें वह एक तलाकशुदा पिता थे जो इम्प्रेशंस करके अपना गुजारा करता है। एक समय में वह रोजीन ABC में बैंक ऋण अधिकारी के रूप में नजर आए और द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस NBC 1995 से 96 में वह नायक के समलैंगिक सबसे अच्छे दोस्त थे। इन भूमिकाओं से पहले गैरेट ने ट्रांसफॉर्मर्स में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी, जहां उन्होंने सीजन 3 में डिसेप्टिकॉन बेस ट्रिप्टिकॉन की आवाज दी थी और सुसाइड किंग्स में एक बदकिस्मत ठग की भूमिका निभाई थी। जल्द ही उन्हें पारिवारिक कॉमेडी एवरीबडी लव्स रेमंड में रे रोमानो के भाई रॉबर्ट बैरोन की भूमिका मिली और 1998 में वह और रोमानो द किंग ऑफ क्वींस के सीजन 1 एपिसोड में अपनी अपनी भूमिकाओं में एक साथ दिखे। गैरेट द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर में भी एक हिटमैन की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए, जो विल स्मिथ को मारने का प्रयास करता है। गैरेट 2007 में एवरीबडी लव्स रेमंड में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 5 एमी पुरस्कार नामांकन तथा हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2002, 2003 और 2005 एमी पुरस्कार मिले। 1990 में गैरेट मैच गेम के पुनरुद्धार पर एक अर्धनियमित पैनलिस्ट के रूप में दिखाई दिए। 2 मई 1996 को सिटकॉम सीनफील्ड के द बॉटल डिपॉजिट नामक एपिसोड में गैरेट ने एक बदमाश ऑटो मैकेनिक की भूमिका निभाई जो जेरी सीनफील्ड की कार चुराता है। 2003 में उन्हें ग्लीसन के लिए एक लघु श्रृंखला या फिल्म में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता की श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। अपने रेमंड सहकलाकारों के साथ उन्होंने एक हास्य श्रृंखला में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2003 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीता। उन्होंने सेलिब्रिटी पोकर शोडाउन के 5वें सीजन की चैंपियनशिप जीती और 2005, 2006 और 2007 की विश्व पोकर श्रृंखला में खेला। गैरेट को उम्मीद थी कि जब 2005 में शो का 9 साल का दौर समाप्त हो गया, तब वह एवरीबडी लव्स रेमंड के अपने चरित्र रॉबर्ट बैरोन के साथ एक स्पिन-ऑफ करेंगे, लेकिन अक्टूबर 2005 में CBS की निष्क्रियता के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया, जिसके कारण रेमंड के कई लेखकों ने शो छोड़ दिया और अन्य नौकरियां कर लीं। 2005 में गैरेट ब्रॉडवे पर नील साइमन की द ऑड कपल के पुनरुद्धार में मरे द कॉप की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए, जिसमें नाथन लेन और मैथ्यू ब्रोडरिक थे। उन्होंने ऑस्कर मैडिसन की भूमिका में लेन का अनुसरण किया और जनवरी 2006 में लेन की बीमारी के दौरान उनके लिए स्थानापन्न हुए। उसी वर्ष उन्होंने विन डीजल के साथ द पैसिफायर में अभिनय किया। 2006 में फॉक्स ने घोषणा की कि वे गैरेट को मुख्य भूमिका में अभिनीत करते हुए टिल डेथ नामक एक नया सिटकॉम उठाएंगे। कथानक एक लंबे समय से विवाहित जोड़े के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनके नए पड़ोसी एक नवविवाहित जोड़ा है। जोली फिशर ने श्रृंखला में
गैरेट की पत्नी की भूमिका निभाई है। 2008 की शरद ऋतु में गैरेट ने डेटिंग ब्रैड गैरेट नामक एक ऑनलाइन रियलिटी शो में अभिनय किया और इसके कार्यकारी निर्माता थे। 2008 में गैरेट ने चीच एंड चोंग के एक सेलिब्रिटी रोस्ट की मेजबानी की, जिसे टीबीएस पर प्रसारित किया गया था। 2009 में गैरेट ने वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर के मुख्य कार्यक्रम में प्रवेश किया, लेकिन दूसरे दिन ही हार गए। गैरेट ने 7 अप के विज्ञापनों में अभिनय किया है, जहां वे सोडा के कारण खुद को अधिक खुश, हंसमुख रूप में पेश करते हैं। जून 2010 में उन्होंने लास वेगास के ट्रॉपिकाना रिजॉर्ट और कैसीनो में ब्रैड गैरेट का कॉमेडी क्लब खोला। दिसंबर 2010 में वे एपकोट में कैंडल लाइट प्रोसेशन के प्रदर्शन के दौरान कथावाचकों में से एक थे। जून 2011 में गैरेट अभिनीत बच्चों की श्रृंखला आई किड विद ब्रैड गैरेट का प्रीमियर टीएलसी पर हुआ। 12 दिसंबर 2011 को गैरेट ने ट्रॉपिकाना में अपना क्लब बंद कर दिया। उन्होंने एमजीएम ग्रैंड में सड़क के उस पार उसी नाम से एक नया क्लब शुरू किया और अप्रैल 2016 तक सक्रिय है। 3 2013 की गर्मियों में गैरेट ने फिल्म प्लेन्स में चुग की भूमिका निभाई, जो जॉन रत्जेनबर्गर के साथ चौथी बार फिल्म में अभिनय करने का मौका था। 4 2013 की शरद ऋतु में गैरेट ने द क्रेजी ओन्स में एक आवर्ती चरित्र निभाया। मई 2016 में उन्हें साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडोज में क्रैंक की आवाज के रूप में प्रदर्शित होने की पुष्टि की गई। 5 गैरेट ने 2020 में कैलिफोर्निया सरकार की कोविड-19 महामारी सार्वजनिक सेवा घोषणाओं के हिस्से के रूप में लोगों को जीवन बचाने के लिए घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। नवंबर 2016 में गैरेट ने एप्पल के आईफोन 7 के लिए क्रिसमस के विज्ञापन में फ्रैंकस्टीन के राक्षस को चित्रित किया। 6 2017 तक विज्ञापन को 7 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। 7 2018 में गैरेट ने डिज्नी की विनी द पूह फ्रेंचाइजी पर आधारित लाइव एक्शन फिल्म क्रिस्टोफर रॉबिन में ईयोर के चरित्र को आवाज दी। 8 और एनिमेटेड फिल्म राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट में एक कैमियो में। 9 उन्होंने पहले 1995 के वीडियो गेम डिज्नी की एनिमेटेड स्टोरी बुक विनी द पूह एंड द हनी ट्री में चरित्र को आवाज दी थी। 10 2021 तक वह जिमी जॉन के विज्ञापनों में टोनी बोलोग्नाविच नामक एक चरित्र को चित्रित करते हैं। 11 जब उनसे पूछा गया कि क्या वह एवरीबडी लव्स रेमंड का पुनरुद्धार करेंगे, तो उन्होंने कहा, माता पिता के बिना कोई शो नहीं है। यही असल में सबसे बड़ी बात है। डोरिस और पीटर शो का बहुत बड़ा हिस्सा थे। मुझे उनकी याद आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए आप वापस नहीं जाते, आप जानते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। 12 व्यक्तिगत जीवन गैरेट 2012 में 1998 में गैरेट ने अपनी तत्कालीन प्रेमिका जिल डिवेन को एवरीबडी लव्स रेमंड के सेट पर प्रपोज किया। 13 और 18 मई 1999 को उनकी शादी हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। 14 गैरेट और डिवेन 2005 में अलग हो गए और डिवेन ने जुलाई 2006 में तलाक के लिए अर्जी दी। 15 नवंबर 2007 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 16 2008 में उन्होंने अभिनेत्री इसाबेल क्वेला को डेट करना शुरू किया, जिनसे उनकी मुलाकात बोस्टन में वोस आर्ट गैलरी में हुई थी। 17 दिसंबर 2015 में उनकी सगाई हुई थी। 17 इस जोड़े ने 11 नवंबर 2021 को शादी की। 18 गैरेट ने मई 2015 में एक साक्षात्कार में कहा कि जैसे ही उनका अभिनय करियर शुरू हुआ, उन्होंने शराब की लत से मुक्ति पाली। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वह एक उच्च कार्यशील शराबी थे। 19 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1986 ट्रांसफॉर्मर्स 5 फेसेस ऑफ डार्कनेस ट्रिप्टिकॉन आवाज सीधे वीडियो के लिए 1990 जेटसन्स
द मूवी बर्टी फुरबेलो आवाज 1995 कैस्पर फैट्सो 20 1996 स्पाई हार्ड शॉट रेनकोर गार्ड माइटी डक्स मूवी पहला आमना सामना मुस्कान आवाज सीधे वीडियो के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन की कहानी शेल्डन लुड्ज लघु फिल्म 1997 जॉर्ज बी सुरक्षा गार्ड आत्महत्या किंग्स जेकिल समुद्री दुनिया और बुश गार्डन एडवेंचर्स एलियन अवकाश रॉबर्ट 1998 डाक कार्यकर्ता ओरेन स्टार्क्स पोकाहोंटस 2 एक नई दुनिया की यात्रा उत्तमोत्पादक आवाज सीधे वीडियो के लिए जीवन के कीड़े धुंधला आवाज 20 1999 बहाना हेनरी मीठा और लोडाउन जो बेडलो 2001 बेहद मूर्खतापूर्ण फिल्म टैंक आवाज सीधे वीडियो 20 2001 ब्लीचर बम्स मार्विन जमीला आलिया जमील जन्म 25 फरवरी 1986 एक अंग्रेजी अभिनेत्री कार्यकर्ता और प्रस्तुतकर्ता है। उन्होंने चैनल 4 से अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने 2009 से 2012 तक टी4 स्ट्रैंड में एक पॉप कल्चर सीरीज की मेजबानी की। इसके बाद वह द ऑफिशियल चार्ट की रेडियो होस्ट बन गई और बीबीसी रेडियो 1 पर स्कॉट मिल्स के साथ द ऑफिशियल चार्ट अपडेट की सहमेजबानी की। वह बीबीसी रेडियो 1 चार्ट शो की पहली नियमित एकल महिला प्रस्तुतकर्ता थीं। 2016 में जमील संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। उन्होंने एनबीसी फंतासी कॉमेडी सीरीज द गुड प्लेस में तहानी अल-जमील की भूमिका निभाई। 2 उन्होंने टीबीएस लेट नाइट गेम शो द मिस्री इंडेक्स 3 की भी मेजबानी की और वोगिंग रियलिटी प्रतियोगिता शो लीजेंडरी के जजों में से एक थीं। 4 2022 में जमील ने 2 सुपरहीरो प्रोजेक्ट्स पर काम किया, एनिमेटेड फिल्म डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स और लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। 2022 से उन्होंने साइंस फिक्शन सीरीज स्टार ट्रेक प्रोडिजी में एसेंसिया के किरदार को आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन जमीला आलिया जमील का जन्म 25 फरवरी 1986 को 5-6 अली और शिरीन जमील के घर हुआ था। 7-8 वह अपनी मां की तरफ से पाकिस्तानी वंश की और अपने पिता की तरफ से भारतीय वंश की है। 9 जमील कई क्षेत्रों में पलीबरी, जिसका श्रेय उसने अपने माता पिता के पैसे की कमी को दिया। वह स्पेन और पाकिस्तान में समय बिताने से पहले डुल्विच से क्रॉयडन चली गई, जहां उसकी प्रत्येक दादी रहती थी। इंग्लैंड लौटने पर वह कैम्डेन, बेलसाइड्स पार्क, स्विस कॉटेज और हैम्पस्टेड में रहीं। बाद में एक किशोरी के रूप में एक काउंसिल फ्लैट में रहीं। 10 एक बच्चे के रूप में उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। जन्मजात श्रवण हानि और लेबिरिंथाइटिस के साथ पैदा हुई, जिसे ठीक करने के लिए उनके कई ऑपरेशन हुए। 9 साल की उम्र में उन्हें हाइपरमोबाइल एहलर्स डानलोस सिंड्रोम, शरीर में संयोजी ऊतक को प्रभावित करने वाला एक आनुवंशिक विकार, 13 और 12 साल की उम्र में सीलिएक रोग का पता चला। 14 उन्हें 21 साल की उम्र में पारा विषाक्तता का अनुभव हुआ, जिसका कारण वे अमलगम दांत भरने से पारा रिसाव को मानती है, जो उनके अनुचित निष्कासन से बढ़ गया, जिससे उनका पाचन तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया। 11-15 किशोरावस्था में वह एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित थीं और 14 से 17 वर्ष की आयु के बीच पूरा भोजन नहीं खाने का वर्णन करती है। उनका मानना है कि उनका खाने का विकार सामाजिक दबाव के कारण विकसित हुआ, जिसमें वजन घटाने वाले उत्पाद बेचने वाले पत्रिका लेख भी शामिल थे। 16-17 साल की उम्र में वह एक मधुमक्खी से भागते समय एक कार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गई और उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा। वह बताती है कि उन्हें बताया गया था कि वह शायद फिर कभी नहीं चल पाएंगी, लेकिन स्टेरॉयड उपचार और फिजियोथेरेपी के बाद धीरे धीरे ठीक हो रही है। चलना शुरू करने के लिए उन्होंने जिमर फ्रेम का उपयोग किया। 17-18 वह एनोरेक्सिया से उबरने की दिशा में धकेलने के लिए कार दुर्घटना को श्रेय देती है। कहती है कि इसने उनके शरीर के साथ उनके रिश्ते को बदल दिया। 16 उन्होंने लंदन में क्वींस कॉलेज स्कूल में पढ़ाई की। 18
2013 में द इंडिपेंडेंट के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मॉडल स्काउट के रूप में काम किया लेकिन कभी मॉडल के रूप में नहीं। 19 हालांकि 2020 में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया लेकिन शुरुआती साक्षात्कारों में एक मॉडल होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात छिपाई क्योंकि वह मॉडलिंग में सफल नहीं थीं। 21, 22, 23 वह एक फोटोग्राफर, 20 स्काउट और प्रीमियर मॉडल मैनेजमेंट के लिए मॉडल एजेंट के रूप में भी काम करने का वर्णन करती है। 17, 24, 25 आजीविका 2009 से 2015 प्रारंभिक मीडिया करियर जमील लंदन फैशन वीक 2009 में ली गई तस्वीर। जमील ने एनपीआर साक्षात्कार में कहा कि वह एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थीं जब उन्हें एक बार में एक निर्माता ने खोजा और प्रस्तुतकर्ता के रूप में ऑडिशन देने के लिए कहा। 26 उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने टी4 ब्रिटिश फ्री टू एयर चैनल 4 के युवा स्लॉट नौकरी विज्ञापन को देखने के बाद ईमेल द्वारा प्रस्तुतकर्ता बनने के लिए आवेदन किया था। 27, 28 जमील 2008 के अंत में चैनल 4 के स्वामित्व वाले डिजिटल फ्री टू व्यू मनोरंजन चैनल ई4 के म्यूजिक जोन में दिखाई दीं। इसके बाद उन्होंने 2009 में चैनल 4 के युवा स्लॉट टी4 में प्रस्तुति देना शुरू किया। 29, 30 जनवरी 2009 में जब पिछली प्रस्तुतकर्ता एलेक्सा चुंग ने सुबह के टीवी शो फ्रेशली स्क्वीज्ड को छोड़ दिया। 23, 29, 31, 32 2010 में जमील ने सोशल नेटवर्किंग साइट बेबो पर 2020 द्वारा निर्मित एक ऑनलाइन फैशन सलाह शो द क्लोसेट प्रस्तुत किया। 30, 31, 33 यह बहुत रोमांचक है। मुझे पता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन शोबिज में जातीय अल्पसंख्यकों की भी बहुत कमी है। मैं पूरी तरह से एशियाई हूँ, मिक्स नहीं, और मुझे रेडियो 1 का इतना बड़ा हिस्सा होने पर बहुत गर्व है। मैं वास्तव में अब शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। जमील बीबीसी रेडियो 1 पर द ऑफिशियल चार्ट की पहली महिला होस्ट बनने पर। 34 जमील ने 2010 में एक इवेंट डीजे के रूप में भी काम करना शुरू किया। 35, 36 उसने कहा है कि उसका पहला शो एल्टन जॉन की जन्मदिन की पार्टी में था, जहां उसने कहा कि उसे डीजे के लिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि उसने पूर्व अनुभव होने के बारे में झूठ बोला था। 37, 38 बाद के साक्षात्कारों और सोशल मीडिया में उसने कहा कि उसने संगीत छात्रवृत्ति पर 6 साल तक संगीत का अध्ययन करने के बाद 8 साल तक डीजे के रूप में काम किया। 39, 40 2011 से 2014 तक उन्होंने महिलाओं की मासिक पत्रिका कंपनी के लिए एक कॉलम लिखा। 30, 41 जनवरी 2012 में जमील ने जून सरपोंग की जगह रियलिटी शो प्लेइंग इट स्ट्रेट ब्रोकन एंकर की मेजबानी की। 42 जिसमें समलैंगिक पुरुषों का एक समूह अपनी कामुकता के बारे में झूठ बोलता है और पैसे जीतने के लिए एक महिला के स्नेह के लिए सीधे पुरुषों के एक समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। जून 2012 में जमील ने वेरी के साथ मिलकर अपना पहला फैशन संग्रह पेश किया। 43 2012 के अंत में वह बीबीसी रेडियो 1 पर स्कॉट मिल्स के साथ द ऑफिशियल चार्ट की रेडियो मेजबान और द ऑफिशियल चार्ट अपडेट की सह मेजबान बन गईं। जमील ने रेडियो इतिहास बनाया। तो दोस्तों ये जो मूवी है ये 10 जून 2025 को रिलीज की गई थी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, और इसके बाद 20 जून 2025 को ही इंडिया में भी रिलीज कर दी गई है। आप इसे हिंदी में भी देख पाओगे। बाकी बजट की बात की जाए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए, तो बजट इस मूवी का लगभग $150 मिलियन का है, और अब तक 2 दिन के अंदर इस मूवी ने 35 मिलियन का कलेक्शन दिया है, तो आसानी से क्रॉस करने वाली है कि अपने बजट को ये मूवी रहने वाली है। बाकी स्टोरी की बात की जाए तो उसके अंदर स्टोरी बताई गई है एक किड की, जो कि जिस प्रकार से एक बच्चा इमेजिन करता है कि उसे एक तरह से एलियन आकर ले जाए, और यही कहानी इस मूवी के अंदर हम देखने को मिल रही है। और वो बच्चा इन एलियनों के साथ साथ क्या क्या करता है वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा।
आप एक तरह से अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देख पाओगे। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर दें। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।